नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। PSR स्टडी सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 11 की फिजिक्स का चैप्टर कार्य, ऊर्जा तथा प्रमेय, वर्क, एनर्जी एंड पावर स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें आपको सबसे पहले ये सीखना होगा कार्य क्या है, ऊर्जा क्या है तथा कार्य ऊर्जा शक्ति, यहाँ पर कार्य ऊर्जा तथा शक्ति है, जिसे हम पावर कहते हैं, ये क्या होती है। तो आइए, मैं बहुत बढ़िया वीडियो लेकर आया हूँ। इसमें आपको बहुत ही अच्छा समझ में आएगा। वीडियो को अंत तक देखें। यहाँ सबसे पहले सिखाते हैं बच्चों कार्य, जिसे हम वर्क कहते हैं। तो कार्य को समझने के लिए पहले आपको बल को समझना होगा। बल, जैसा कि इससे पहले लेसन में आप पढ़ ही चुके हैं कि बल क्या होता है। देखिए, जो बल है हमारा, इसका फार्मूला होता है F=ma, अर्थात द्रव्यमान और त्वरण, मास एंड एक्सेलरेशन, दोनों के डॉट प्रोडक्ट को, दोनों की मल्टीप्लाई क्या कहलाती है, बल। तो कोई भी वस्तु हुई, उसमें द्रव्यमान तो बच्चों होगा ही होगा, लेकिन A कब होगा, अर्थात त्वरण, क्योंकि त्वरण की डेफिनेशन होती है कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अर्थात किसी भी वस्तु के जब तक वेग में परिवर्तन नहीं होगा, तब तक उसमें त्वरण उत्पन्न नहीं होगा। तो देखिए किस तरह से बल की परिभाषा बन रही है। यदि कोई वस्तु रुकी है तो हम कुछ ऐसा करें कि उसे गति प्रदान हो जाए। तो हम कह सकते हैं पहले उसका वेग 0 था और बाद में कुछ वेग से वो गति कर रही है, अर्थात वेग में परिवर्तन हो गया तो त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। या फिर वस्तु चल रही है, हमने उस पर कोई ऐसा वर्क किया, जैसे मान लो ब्रेक लगा दिए, तो क्या होगा, वस्तु रुक जाएगी। जब रुक जाएगी तो हम कह सकते हैं कि पहले उसका कुछ ना कुछ वेग था, लेकिन अब उसके वेग में परिवर्तन होकर, चूंकि वह रुक गई है, तो उसका वेग 0 हो गया, तो त्वरण, तब भी त्वरण उत्पन्न होगा। तो यदि वस्तु की अवस्था में परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि उसमें त्वरण उत्पन्न हुआ है। जब त्वरण उत्पन्न हुआ होगा तो द्रव्यमान तो उसमें होगा ही होगा, तो बल लग रहा है। तो बल की कुछ इस तरह से डेफिनेशन हो जाएगी कि यदि किसी वस्तु की गति अवस्था में परिवर्तन कर दें अथवा विरामा अवस्था से गति अवस्था में आ जाए, तो हम समझेंगे उस पर एक बल लग रहा है। तो ये तो बल की बात थी, F=ma। अब ठीक इसी तरह से कार्य की हम बात करते हैं। तो कार्य का जो फार्मूला होता है W=Fs, अर्थात जो कार्य है वो बल और विस्थापन दोनों के गुणनफल का युगफल होता है। तो किसी भी वस्तु पर जब हम बल लगाएंगे तभी कह सकते हैं कि हाँ, इसमें बल लग रहा है। लेकिन यहाँ पर ये देखेंगे बच्चों कि बल तो देखिए किसी भी प्रकार से लगा सकते हैं। जैसे ये कोई वस्तु है, अभी ये रुकी हुई है, हो सकता है मैं इस पर इतना बल इस तरह से लगा रहा हूँ कि ये इतनी भारी है कि ये फिर भी चल नहीं पा रही है, तो क्या इस पर बल नहीं लग रहा है, तो भी इस पर बल लग रहा है। लेकिन चूंकि बल जितना उसे चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है, इसलिए ये अपनी जगह से बिल्कुल
हिल नहीं रही है। तो बल तो तब भी लगा उस पर, लेकिन कार्य नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि विस्थापन का मतलब डिस्प्लेसमेंट, अर्थात वो कुछ जब तक चलेगी नहीं तब तक विस्थापन कहां से आएगा। तो यदि बच्चों बल लग रहा है और विस्थापन नहीं है, अर्थात उसकी अवस्था में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो भी हमारा वर्क 0 हो जाएगा, क्योंकि F × 0 तो 0 ही आएगा। तो वर्क कार्य के लिए जरूरी है कि किसी भी वस्तु पर बल भी लगे और वह बल की दिशा में कुछ विस्थापित भी हो जाए। तो हम कह सकते हैं कि इस वस्तु पर कार्य हुआ। जैसे मान के चले हम कि इसको जब हम कार्य की डेफिनेशन को लिखेंगे तो पहले देखिए हम ऐसे बोल सकते हैं, जब हम किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे विस्थापित करते हैं तो यह कहा जाता है कि हमने वस्तु पर कार्य किया है। तो लिखेंगे इसे, जब हम किसी वस्तु पर जब हम किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे क्या कर देंगे बच्चों, जब हम उस पर बल लगाएंगे तो बल लगाकर उसे विस्थापित करते हैं, तो चूंकि जब वस्तु पर बल लगाया है और वो विस्थापित भी हो रही है, तो हम क्या कह सकते हैं, कहा जा सकता है कि हमने उस वस्तु पर कार्य किया। तो कहा जा सकता है कि हमने उस वस्तु पर कार्य किया है, उस वस्तु पर कार्य किया है। अब देखिए, चूंकि कार्य को W से लिखते हैं तो हम लिख सकते हैं इसे W से डिनोट कर सकते हैं। एक आपको डायग्राम की सहायता से मैं समझा रहा हूं। ये हमारा कोई क्षैतिज तल है और इस तल पर एक गुटका रखा हुआ है। इस गुटके पर जब हम कोई बल आगे की ओर लगाते हैं, जिसे हम F से डिनोट कर सकते हैं, और यदि ये वस्तु जब इस पर हम बल लगा रहे हैं बल की ही दिशा में, सपोज करो कि और जैसे हमने इस पर एक बल लगाया और ये यहाँ पे आ गया, जब हमने इस पर बल लगाया तो ये वस्तु जो इसका नाम है A, और ये वस्तु जब हम इस पर आगे की ओर बल लगा रहे थे तो क्या हुआ, ये वस्तु यहाँ से यहाँ, जब यहाँ आ गई इसको B मान सकते हैं इसकी पोजीशन को, तो मान लो कि इसने कुछ ना कुछ तो विस्थापन तय किया है, अर्थात कुछ तो दूरी को कवर किया है। तो हम मान लेते हैं कि अगर उसने S या D जो चाहे लिख सकते हैं, S अगर विस्थापन तय किया है, देखिए जब बल हमने उस पर F लगाया तो ये वस्तु यहाँ से यहाँ तक चलकर आ, अर्थात उसने बल की ही दिशा में कितना विस्थापन तय किया है, S। तो क्या होगा, नई लाइन से लिखेंगे कार्य का परिमाण, अर्थात उसकी वैल्यू, वस्तु पर लगाए गए बल, वस्तु पर लगाए गए
बल F तथा बल की दिशा में तय किए गए विस्थापन अर्थात S के गुणनफल के बराबर होता है। गुणनफल के बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा, आगे भी लिख सकते हैं कार्य को, या फिर यहाँ पर क्योंकि ये कार्य का परिमाण, यहाँ पर इसको W से लिख सकते हैं, W। ठीक है, तो इसका मात्रक नई लाइन से लिख सकते हैं। देखिए तो फार्मूला हमारा क्या बन जाएगा कि जो कार्य का परिमाण है अर्थात जो कार्य की वैल्यू है जिसे हम W से डिनोट करेंगे तो वो काय के बराबर है। सामने लिखा हुआ है कि W हमारा किस चीज के बराबर हो जाएगा बच्चों, वस्तु पर लगाए गए बल F तथा बल की दिशा में तय किए गए विस्थापन x के गुणनफल के, अर्थात F इंटू S, दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। अब इसका मात्रक न्यूटन और इसका मीटर, तो बल का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर, तो सॉरी कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा हमारा, न्यूटन मीटर। और बच्चों जो न्यूटन मीटर होता है इसे हम जूल भी कह सकते हैं। तो हम लिखेंगे इसका मात्रक क्या होगा, जूल होगा। इसका मात्रक जूल होता है। तो जब हम फार्मूले को लिख लेंगे उसके बाद मात्रक आसानी से बन जाते हैं। अब क्योंकि कार्य एक ये भी चीज आती है कि ये अदिश राशि है अथवा सदिश, तो देखिए जब हम किसी भी वस्तु पर कार्य करते हैं तो ये नहीं कहा जा सकता है कि किस दिशा में हमने कार्य किया है, बल्कि अपनी एक दिशा होगी कि किस दिशा में हमने बल को लगाया है। विस्थापन की हमारी अपनी दिशा होती है कि किसी वस्तु ने किस दिशा में कितना विस्थापन तय किया है। लेकिन कार्य को अगर कहा जाए कि बताएं कि आपने किस दिशा में कार्य किया है, तो हम नहीं बता सकते हैं कि किस दिशा में कार्य किया है। तो कहा जा सकता है कि कार्य अदिश राशि है क्योंकि इसमें दिशा नहीं है। तो देखेंगे यह एक अदिश राशि होती है, अदिश राशि है। तो ये हमारा कार्य हुआ। अभी आपने ये देखा था कि जो कार्य है उसमें डायग्राम में आपने ये देखा कि जो बल है वो हमने आगे की ओर लगाया और विस्थापन भी आगे की ओर तय किया वस्तु ने। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हम बल को आगे की ही ओर लगाएं, हम और भी कहीं पर बल लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि वस्तु जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट को तय करेगी, विस्थापन को तय करेगी, बल उसी दिशा में जो होगा वही बल कार्य के फार्मूले में प्रयोग किया जाएगा। जैसे देखिए मैं आपको एक इसका नया डायग्राम बना कर दिखा रहा हूं। अगर हम यहां पर सपोज कर लेते हैं कि एक ट्रेन की पटरी है और इस पर कोई गुटका रखा हुआ है जिसका द्रव्यमान m है, जिसका द्रव्यमान m है। अब इस पर जो बल होगा उसे हम इस तरह से लगाएंगे, ये
अर्थात किसी भी एंगल पर हमने बल लगाया है। अब अगर बच्चों मैं इस गुटके को किसी रस्सी से बांधकर इस तरह से खींचूंगा तो भी यह गुटका पटरी पर आगे की ओर चलेगा। जब आगे की ओर चलेगा तो हम मान लेते हैं कि ये गुटका यहां से चलकर यहां आ गया और इसने जो डिस्टेंस है अर्थात जो डिस्प्लेसमेंट है वो s तय कर लिया है। ये देखेंगे सेंटर से लेते हैं डिस्टेंस को यहां से लेकर यहां। जब हमने इस पर कोई बल F क्षैतिज से किसी एंगल पर लगाया तो भी हमने देखा कि गुटका आगे की ओर कुछ डिस्प्लेसमेंट को तय कर रहा है। लेकिन इस बार जो कार्य का फार्मूला होगा वो हम बल गुणे विस्थापन नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने बताया था कि जो कार्य है वो बल और विस्थापन के गुणनफल के तो बराबर होता है, लेकिन जो बल हो उसी की दिशा में जितना विस्थापन होगा उसी विस्थापन को लिया जाएगा। तो इसमें एक नई चीज आती है जिसे हम बोलते हैं कंपार्टमेंट या फिर हम कह सकते हैं घटक। जैसे यहां पर कोई वस्तु रखी हुई है और इस पर एक बल कार्य कर रहा है किसी एंगल थीटा। तो अगर हम इसको क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक अर्थात हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट में विभाजित करें तो क्या है, ठीक इसकी एक 90 डिग्री पर लंब बनाया हमने और इसकी कंडीशन ये होती है बच्चों कि जो थीटा होगा उसकी दिशा में उस बल F का क्षैतिज घटक अर्थात हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, जिसे हम लिखते हैं F और चूंकि ये थीटा है तो उसे cos के साथ लिखा जाएगा cos थीटा। और इसकी बिल्कुल लंब दिशा में अर्थात 90 डिग्री के एंगल पर इसका कुछ मान होगा, वो कितना होगा F sin थीटा। तो हमने ये देखा कि अगर इस गुटके पर F बल इधर लग रहा है तो इस डायरेक्शन में गुटका चल रहा है। अब इस डायरेक्शन में चलने का मतलब ये हुआ कि बल हम यहां से तो लगा रहे हैं लेकिन उस गुटके पर इस डायरेक्शन में भी कुछ बल लग रहा है, अर्थात इसका कुछ हिस्सा आगे की ओर भी लग रहा है जिसके कारण गुटका आगे की ओर चल रहा है। तो वो कितना बल लग रहा है आगे की ओर, F cos थीटा, F cos थीटा, जहां पर थीटा क्या है, क्षैतिज के साथ उस बल के द्वारा बनाया गया कोण। तो अब देखेंगे हम विस्थापन की डायरेक्शन में कितना बल है, F cos थीटा, और ये इसी का पार्ट है बच्चों। तो यहां पर अब हम अगर डायग्राम को इस तरह से बनाएं और देखें, यदि बल F क्षैतिज के साथ थीटा कोण पर लगा है तब बल कार्य कितना हो जाएगा। यहां से हमारा जो कार्य है वो देखिए बिल्कुल वही चीज कि बल की दिशा में जो विस्थापन है अर्थात F cos थीटा S और बल कितना है उसकी दिशा में F cos थीटा, तो दोनों का गुणनफल करते हैं। या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, W = मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा यहाँ से Fs cos थीटा। तो ध्यान रहेगा बच्चों कि अगर बल किसी एंगल पर किसी गुटके पर कार्य कर रहा है तो उसका फार्मूला Fs cos थीटा होता है, और यदि बल सीधे लग रहा है विस्थापन की ही दिशा में
तो उसका फार्मूला W केवल F है। तो कार्य कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आपको नेक्स्ट टॉपिक की ओर ले चलते हैं, शक्ति। शक्ति जिसे हम पावर कहते हैं। इसे हम एक प्रकार से ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति के अंदर अथवा वस्तु के अंदर कितनी ताकत है, उस ताकत को ही फिजिक्स की लैंग्वेज में शक्ति कहा गया है। तो जो शक्ति होगी ये कार्य और समय दोनों से मिलकर बनी होती है। अगर कोई व्यक्ति 5 मिनट में 10 जूल कार्य कर रहा है, एक दूसरा व्यक्ति 5 मिनट में 15 जूल कार्य कर रहा है, तो हम कह सकते हैं बच्चों कि टाइमिंग दोनों के लिए सेम लग रही है, लेकिन एक का कार्य अधिक है। जब कार्य अधिक है इसका मतलब उसके अंदर ताकत ज्यादा है, अर्थात उसकी शक्ति 10 जूल वाले व्यक्ति की अपेक्षा अधिक है। तो क्या होगा कि होता कार्य ही है, लेकिन कार्य को समय के साथ साथ ले चलते हैं कि किसी व्यक्ति ने कितने समय में कितना कार्य किया है, वह कार्य क्या कहलाएगा, उस व्यक्ति की शक्ति कहलाएगा, तो पावर कहलाएगा। तो हम लिखेंगे किसी कर्ता द्वारा, कर्ता अर्थात कार्य को करने वाला, किसी कर्ता द्वारा किए गए कार्य की समय दर को क्या कहेंगे हम, शक्ति। इसका एक और भी नाम होता है सामर्थ्य, जिसे कहते हैं सामर्थ्य या फिर पावर कहते हैं। अब चूंकि हम इसको पावर बोल रहे हैं, इसलिए इसका अपना एक प्रतीक होता है जिससे डिनोट करते हैं, वो होता है P। तो इसे P से प्रदर्शित करते हैं या व्यक्त करते हैं या डिनोट करते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और फिर वही चीज कि देखिए मात्रक मैं बाद में बताऊंगा जब इसका फार्मूला लिखेंगे। तो जैसा कि लिखा है कि किसी कर्ता द्वारा किए गए कार्य की समय दर को, अर्थात कितने समय में व्यक्ति ने क्या कार्य किया है, उसे हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। तो हम लिखेंगे कि माना कोई कर्ता, माना इसको नई लाइन से, कोई कर्ता डेल्टा टी समय में W कार्य करता है, W कार्य करता है, तब जो शक्ति होगी तो वो कितनी हो जाएगी। अब यहाँ पर एक चीज ये भी आती है कि अगर हम यहाँ पर डेल्टा टी अर्थात बहुत सूक्ष्म समय ले रहे हैं, कम, तो हम कार्य को भी बच्चों W से ना लिखकर डेल्टा W से लिख सकते हैं, क्योंकि जब समय कम है तो कार्य कम ही होगा। तो शक्ति अर्थात P, इसका फार्मूला हो जाएगा कार्य करने की समय दर को, अर्थात कार्य और अपॉन में समय दर यानी डेल्टा T। तो ये हमारा शक्ति का फार्मूला होगा। अब देखिए यहाँ पर ऊपर से डेल्टा हटाने तो नीचे से भी डेल्टा हम हटा सकते हैं।
क्योंकि जब समय अधिक होगा तो कार्य भी अधिक होगा। ऊपर डेल्टा लगाया है तो नीचे भी डेल्टा लगा देंगे। अब बच्चों देखो मात्रक इसका किस तरह से बनाते हैं, अर्थात यूनिट कार्य का मात्रक जूल होता है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि इसका कार्य का मात्रक जूल होता है और समय का सब जानते हैं सेकंड होता है, तो जूल प्रति सेकंड। तो हम लिखेंगे इसका मात्रक, इसका मात्रक जूल, और इसको मात्रक लिखते समय पर या प्रति कह सकते हैं, तो जूल प्रति सेकंड, या फिर इस जूल प्रति सेकंड को ही एक नया नाम दिया है वाट। वाट होता है। तो आपने देखा कि शक्ति बहुत ही इजी डेफिनेशन थी। अब अगर हम चाहें तो शक्ति को बल के पदों में भी लिख सकते हैं। किस तरह से बल के पदों में लिखेंगे आइए उसको भी मैं आपको बताता हूं। तो देखेंगे अब हम शक्ति का ही फार्मूला बल के पदों में किस तरह से लिखते हैं। तो हम लिखेंगे कि यदि कोई कर्ता F बल लगाकर डेल्टा t समय में डेल्टा S विस्थापन तय करता है, माना कोई कर्ता किसी पिंड पर F बल लगाकर डेल्टा t समय में डेल्टा t समय में कितना का विस्थापन तय कर रहा है, डेल्टा S विस्थापन तय करता है, तब तो अभी आपने पढ़ा था कि जो कार्य था अर्थात डेल्टा W, इसका फार्मूला था बल गुणे विस्थापन। तो आपने देखा कि जो कार्य इससे पहले कार्य की डेफिनेशन में ना तो मैंने यहां डेल्टा लगाया था और ना ही यहां डेल्टा लगाया। अब चूंकि जब कार्य थोड़ा सा है तो विस्थापन भी उसने थोड़ा ही तय किया होगा, तो कार्य का फार्मूला हो गया बल गुणे विस्थापन। अब यहां पर हम इसको समीकरण 1 से डिनोट कर लेते हैं। तो आइए डेल्टा W की वैल्यू को हम समीकरण 1 में रखते हैं। तो लिखेंगे डेल्टा W का मान कहां लगा दें, समीकरण 1 में रखने पर, या फिर हम कह सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा W इन इक्वेशन फर्स्ट। तो जब हम इक्वेशन फर्स्ट में लगाएंगे तो देखेंगे क्या आएगा बच्चों, यहां से इस डेल्टा W की जगह पर कितना लिख सकते हैं, F गुणे डेल्टा S, F इनटू डेल्टा S। अब यहां पर एक चीज और आती है कि जो बल है वो सदिश राशि होती है, तो उसे हम वेक्टर का चिन्ह लगाकर डिनोट कर सकते हैं। अब ये लिखा है बच्चों डेल्टा S अपॉन डेल्टा T, अर्थात विस्थापन अपॉन समय अंतराल। तो विस्थापन अपॉन समय अंतराल इससे पहले वाले लेसन में मैं आपको बता चुका हूं कि ये वेलोसिटी का फार्मूला होता है, अर्थात वेग का फार्मूला होता है। तो हम इसकी जगह पर कितना लिख सकते हैं बच्चों, v। क्या लिख सकते हैं, v। तो हमारा
हमारा आ जाएगा P इक्वल टू F इंटू V। तो आपने देखा कि जो शक्ति है वो बल और वेग दोनों के गुणनफल के भी बराबर होती है, अर्थात डॉट प्रोडक्ट के बराबर होती है। तो यहां हम लिख देंगे जहां V क्या है, वेग है, और इसकी जो वैल्यू है वो डेल्टा S अपॉन डेल्टा T है। तो इसके और भी अन्य मात्रक होते हैं बच्चों, अलग से लिख सकते हैं आप। देखिए, शक्ति जब कोई बहुत ही बड़ी चीज होती है, जैसे अगर किसी इंजन की शक्ति को नापना हो हमें, तो हम उसको हाउस पावर में नापते हैं, अर्थात HP में। यदि हमें किसी हीटर की शक्ति को नापना है तो हम किलोवाट में नापते हैं। तो हम यहां लिख सकते हैं शक्ति के अन्य मात्रक, शक्ति के अन्य मात्रक। तो अन्य मात्रक कौन कौन से होते हैं? देखिए, किलोवाट, मेगावाट भी होता है, और अश्व शक्ति भी होती है। अश्व शक्ति, हॉर्स पावर, HP शॉर्टकट में इसको बोलते हैं। तो यहां पर कुछ रिलेशन भी होता है, किलोवाट अथवा मेगावाट या फिर हॉर्स पावर को वाट में किस तरह से चेंज करेंगे। तो वाट को भी लिख सकते हैं यहां पर इस तरह से, या अंत में भी लिख सकते हैं। तो एक वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड होता है, जहां एक वाट ये हमारा 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। इसी तरह से हम किलोवाट की अगर बात करें तो 1 किलोवाट 1000 वाट के बराबर होगा। 1 किलोवाट के W भी लिख सकते हैं, ये हमारा 1000 वाट के बराबर होगा। इसी तरह से 1 मेगावाट की बात करें तो इसे हम MW भी डिनोट कर सकते हैं। तो ये 10 की पावर 6 वाट के बराबर होगा। या फिर हम अश्व शक्ति की बात करें तो एक अश्व शक्ति अर्थात HP हॉर्स पावर ये 746 वाट के बराबर होती है। तो आपने देखा आज की वीडियो में कि किस तरह से कार्य था, उसकी डेफिनेशन और ये शक्ति। तो नेक्स्ट वीडियो में बच्चों मैं आपको ऊर्जा और ऊर्जा से रिलेटेड कुछ अन्य चीज़ें बताऊंगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और कैसी लगी है उसे हमें कमेंट में लिखकर बताएं।